स्वागत है आपका क्रॉनिकल के इस मेंस आंसर राइटिंग के प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग की, और उसी के तहत आज हमारा क्रम है टेस्ट 14 और एसे का क्रम है। पहले हम थोड़ा सा पेपर को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहला एसे है, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं मार्गदर्शक भी है। पहला ऐसे कह रहा है कि मिरर तो है ही, ये एक गाइड भी करता है ताकि रास्ता बन सके। तो साहित्य के को रिलेशनशिप को दिखा रहा है। दूसरा है कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन के ऊपर है। इस तरह के सांस्कृतिक यात्राएं भारत में होती हैं, तीर्थ का जो एक महत्व है वो भी है। और तीसरा है इंडियन कल्चर एज सॉफ्ट पावर, भारतीय संस्कृति सॉफ्ट पावर के रूप में, जो एक लंबे समय से बातचीत हो रही है। भारत को विश्व गुरु जो बनाने का एक अभियान है। तो ये जो पहला सेक्शन है इसमें साहित्य, समाज और संस्कृति, तो देखिए तो तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये सोसाइटी से है, ये एक तरीके से कल्चर से है, और एक ये सोशल सेक्टर है। जो दूसरा सेक्शन है वो है, आपके तीन सेक्शन आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान और भी कई। तो राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। दूसरा है डिजिटल राजनीति एंड सोशल मीडिया, मतलब जो डिजिटल पॉलिटिक्स हो रही है, खासकर जो कैंपेन चल रहा है उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, और सोशल मीडिया दोनों का मिला। और भारत का बढ़ता अंतरिक्ष मिशन, इंडिया ग्रोइंग स्पेस मिशन। ग्रोइंग स्पेस मिशन का मतलब यहाँ पर जो भी इसरो की उड़ान है, इसरो की अचीवमेंट है, या फिर 1947 से लेके अब तक अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या रहा, कैसे रहा। तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और भी कई तरह की चीजें हैं इसमें। तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी पहला है। भविष्य का विकसित भारत और उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। तीन ऐसे में मैंने 9 ऐसे को सॉल्व कर दिया है, हालांकि आपको 3 ही करना है, लेकिन मैंने 9 ऐसे को भी सॉल्व किया है। कैसे बातचीत करते हैं यहाँ देखिए। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं मार्गदर्शक भी है। लिटरेचर मिरर ऑफ सोसाइटी एंड गाइड ऑफ सोसाइटी, मतलब कैसे है। तो मैंने आपको पहले बताया है वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, कैसे लिखेंगे। ये आपका इंट्रो वाला पार्ट है। इंट्रो देने के बाद सेकंड पैरा में आप डिफाइन करेंगे व्हाट रोल डज लिटरेचर प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब लिटरेचर का सोसाइटी में क्या है, उसमें आपको ये चीजें डिस्कस करनी है, आगे बताएंगे। फिर पैरा चेंज करेंगे, अगले पैरा में जाएंगे हाउ लिटरेचर गाइड सोसाइटी, मतलब लिटरेचर सोसाइटी को गाइड कैसे करता है, एंड हाउ एंड इन व्हाट वे इट्स रोल स्टैब्लिश्ड इन क्रिएटिंग सोसाइटी सोशल वैल्यू, मतलब समाज के सामाजिक मूल्यों की स्थापना में साहित्य की क्या भूमिका है, ये पूरा। और फिर कंक्लूड करेंगे लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब लिटरेचर और सोसाइटी एक दूसरे के पूरक है। कुल मिलाकर के इसमें 3 पार्ट बनते हैं। एक इंट्रो का पार्ट, दूसरा सोसाइटी का मिरर लिटरेचर कैसे है, दूसरा, और फिर सोसाइटी को गाइड कैसे करता है, फिर कंक्लूड। मतलब 4 एंगल हैं इस ऐसे में, और वही आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं इन 4 एंगल के अंडर क्या लिखाएगा। ये 4 एंगल के जो ऐसे पॉइंट आउट किए हैं उसके अंदर किस रूप में कौन से पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले इंट्रो दे देंगे। इंट्रो देने के बाद आप यहां बताएंगे कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर है। कैसे मिरर है, अब इसको डिफाइन करेंगे। इसमें बताएंगे कि लिटरेचर सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है, सोसाइटी को हमारे सामने रखता है, सोसाइटी के आइडियलिज्म, एथिकल इश्यूज को भी हमारे सामने रखता है। इसी से सोसाइटी की मेंटेलिटी
क्रिएट होती है और सोसाइटी के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसका इंडिकेटर स्टैब्लिश करता है। एक तरीके से सोशल अवेयरनेस, सोशल चेतना या सामाजिक चेतना मोटिवेशन देने वाला या कल्चरल कैरेक्टर को क्रिएट करने वाला है लिटरेचर। ध्यान रखिएगा, ये 4-5 पॉइंट है जिसमें आपको अराउंड 250 शब्द आपको लिख देने हैं लगभग। अगर आप ध्यान देंगे तो इन पॉइंट को प्लस माइनस 250 वर्ड में आपको लिख देना है। तो ये याद रहना चाहिए, समाज का विवरण देता है, इसी चीज को आगे इसी में जोड़ते रहेंगे। समाज का चित्रण करता है, फिर समाज के लिए आइडियल एथिकल वैल्यूज को सामने रखता है, सोशल मेंटलिटी को बनाता है, सोसाइटी के लिए राइट और रॉन्ग को डिसाइड करता है, सोशल अवेयरनेस और मोटिवेशनल वे को सामने रखता है, कल्चरल कैरेक्टर को क्रिएट करता है। इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट में आपको अराउंड 250 शब्द आपको लिख देने हैं। तो ये रहा इंट्रो के बाद पहला पन्ने का ये चीज है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट में नहीं लिखना, हमने पॉइंट में आपको बताया कि ये डायमेंशन आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं अभी आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपको कैसे लिखना है तो वो चीजें यहां पर सामने आ जाएंगी। जैसे ये रहा पहला पेज, तो इस पहले पेज में 200 शब्द आते हैं, हर पेज में 200, 2 400, 2 600 और ये 2 800 मान लीजिए। तो अगर आपको यहां से इंट्रो शुरू करते हैं तो अराउंड 75 से 100 वर्ड आप इंट्रो को ले लीजिए और फिर दूसरे पैरा को शुरू करिए यहां पे। अब दूसरे पैरा यहां तक जाएगा, इसको यहां तक ले आइए। अब इन दोनों पॉइंट पैरा को मिला करके आपके ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने अभी बताया। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे क्या कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर है। जो पॉइंट मैंने अभी बताया वो यहां आएगा। फिर यहां पर यहां तक होने के बाद नोट दोस्त, यहां तक इसको ऐसे ले जाते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां तक। फिर यहां से शुरू करेंगे, लिटरेचर समाज का मार्गदर्शक या सोसाइटी को गाइड करता है। अराउंड 200 शब्द यहां तक आएगा और 250 मान लीजिए यहां तक आएगा। और फिर यहां पर आप कंक्लूड कर लीजिए और कंक्लूड में बताइएगा कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है या पूरक है। यही लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये आपका इंट्रो वाला पार्ट, 4 सेक्शन है इसमें, जो भी आपको लिखना हो लिखिए। सोसाइटी का मिरर, इसमें सोसाइटी का गाइड करने वाला, पाथ फाइंडर, आप जो भी कह ले, और फिर कंक्लूड कर लीजिए। यही चीजें यहाँ पर बताई है। कैसे, ये देखिए, पहले पैरा में आप बताएंगे कि सोसाइटी के लिए मिरर का काम कैसे करता है। दूसरे पैरा में आप बताएंगे कि सोसाइटी के लिए गाइड कैसे करता है। अब यहां पर आप एग्जाम्पल में क्या दिखेंगे तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आपके आंसर में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सब सारे 4-5 नाम आने चाहिए। इतना पर्याप्त है अगर इसकी अवेयरनेस है तो। दूसरे में आप बताएंगे कि सोसाइटी को कैसे गाइड करता है। तो बताइए
कि लिटरेचर ही सोसाइटी के वैल्यू को अडॉप्ट करने का एक तरीके से सीख देता है या फिर ये एक मैसेज देता है। लिटरेचर सोशल वैल्यू के रूप में एक आइडियल को सामने रखता है। लिटरेचर सोसाइटी में रिफॉर्म का भी मार्ग देता है, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे महात्मा उनके पहले कबीर हो, उनके पहले महात्मा बुद्ध हो। महात्मा बुद्ध ने भी उपनिषदों से मोटिवेशन लेके समाज में सुधार किया। कबीर ने भी समाज में सुधार का आदर्श रखा। राजा राम मोहन रॉय ने भी ब्रह्म की कल्पना की, एक निराकार ईश्वर की, और ब्रह्म समाज का कॉन्सेप्ट सामने रखा। फिर सोशियो रिफॉर्म का फिर मोटिवेशन रखता है सॉरी, और फिर जो आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए काम करता है। और कुछ एग्जाम्पल जो चीजें रही मैंने आपको बताई। मोटे तौर पर जो भी आप लिखेंगे अथवा लिखेंगी उसमें ये फील आनी चाहिए कि सोशल वैल्यू को अडॉप्ट करने का मोटिवेशन देता है। सोशल वैल्यू को अडॉप्ट करने का मतलब इम्प्लीमेंट करने का अपने ऊपर मैसेज देता है। सोशियो रिफॉर्म का मोटिवेशन वे या पाथ फाइंडर के रूप में काम करता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कार्य करता है। मतलब तभी तो होगा गाइड करने वाला। गाइड करने वाला का मतलब पथ प्रदर्शक। जैसे आपका गूगल कहता है नाउ यू आर स्टैंडिंग इन मुखर्जी नगर, प्लीज लेफ्ट फॉर कनॉट प्लेस, या नाउ वी आर स्टैंडिंग इन करोल बाग। ऐसे ऐसे ही ये सब सारी बातें कैसे कही जाती हैं, उसके पीछे यही है कॉन्सेप्ट। और फिर सोसाइटी के लिए आगे रास्ता दिखाता है कैसे। और फिर थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए, लिटरेचर सोसाइटी का या कॉम्प्लीमेंट ईच अदर है या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लिटरेचर एंड सोसाइटी। कुल मिलाकर के इस एसे में कुछ खास चीजें पूछी जा रही हैं। खास चीजें क्या पूछी जा रही हैं, तो अगर आपने पहले के कुछ हमारे लेक्चर्स को देखा होगा तो ज्यादातर साहित्य से जो सवाल आते हैं, मैं आपको एक साथ 10 साल का बता देता हूं कि जो लिटरेचर से जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो आता है यूज क्या है, फिर दूसरा आता है साहित्य और समाज, फिर आता है साहित्य व सोसाइटी के बाद कल्चर, फिर साहित्य वही चीजें हैं, सोसाइटी का मिरर है, फिर उसके साथ आता है सोसाइटी का पाथ फाइंडर है, फिर इसी के साथ साथ सोसाइटी एंड एथिक्स। मतलब कुल मिलाकर के आपके यहां रामायण, आपके यहां महाभारत, आज भी जो आप अपने समाज की मनोदशा है, जो आपकी मेंटेलिटी है, जैसे मान लीजिए आप भारत में हैं और आपका रिलीजन ये है, ठीक है, या फिर आप भारत में हैं आपका रिलीजन ये है या आपका ये है, तो आप अगर इस समाज में हैं और आप एक ऐसे समाज में हैं जिसका नाम है इंडिया, तो अगर आप यहां पे हैं तो इसका रोल होगा, फिर इसका रोल होगा, फिर जो आपके अन्य और हैं इनका रोल होगा। ठीक, अगर आप यहां पे हैं तो इनका रोल होगा, फिर इनका रोल होगा, जैसे अभी रमजान चल रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप यहां पर हैं तो इनका रोल होगा, बट अगर आप यहां पर हैं तो इनका रोल होगा। ये भी एक समाज है। यहां पर भी देखिए, इसी से मोटिवेशन लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए तो सोसाइटी का रोल सोसाइटी के वैल्यूज को बनाना है, सोसाइटी के इंडिकेटर को बनाना है, सोसाइटी के लोगों को सोच समझ रुझान ऐसे देना है। तो इतने तरह के ऐसे आते हैं। सोसाइटी, लिटरेचर से सोसाइटी बनती है, लिटरेचर से ही कल्चरल वैल्यू जुड़ते हैं,
लिटरेचर सोसाइटी का मिरर है, पाथ फाइंडर है, एथिकल वैल्यूज को बनाते हैं और भी कई तरह की चीजें। तो इसमें दो चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है। लीजिए अब आप लिखिए। हो सकता है अगली बार जो ऐसे आपके पूछा जाए वो एथिक्स को, कल्चर को जोड़ दे या फिर यूटिलिटी को जोड़ दे। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आपका थॉट क्लियर है कि एक सोसाइटी का ये रोल होता है, सोसाइटी का सॉरी लिटरेचर का ये रोल होता है सोसाइटी में, और सोसाइटी को मोटिवेट करने में लिटरेचर ऐसे रोल प्ले करता है, तो उसके साथ साथ कुछ अपने पॉइंट्स भी अगर आप अपने रख दिए तो आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। पहला ऐसे यही था। आइए अब दूसरे ऐसे की बात करते हैं। कल्चरल टूरिज्म आजकल फिर घूमने फिरने का एक मौसम है। एक समय के बाद जब भारत के लोग रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं चलिए घूमने, और घूमने की ही सीरीज में हम लोग कहते हैं चलिए जरा तीर्थ करा दिया जाए। अब यहां पर भी कल्चरल टूरिज्म की बात करिए, वही आपको 750 से 800 वर्ड में लिखना है। तो पहला इंट्रो में आप दे देंगे कि कल्चरल टूरिज्म कल्चरल वैल्यू को एक सामने रखता है या हमारे सामने जीवंत बनाए रखता है या एक्टिव रहता है। अब पहले पैरा में आप बताएंगे कल्चरल वैल्यू। अब कल्चरल वैल्यूज में आप बताएंगे इसकी मीनिंग क्या है, सांस्कृतिक टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का। फिर बताएंगे कि इंडिया के कंटेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आप बताएंगे कि जो हम कल्चरल प्रोटेक्शन करते हैं उसमें यह कैसे हेल्पफुल है। फिर आप बताएंगे कि कल्चरल टूरिज्म का सोशल इंपैक्ट क्या होता है। और फिर आप बताएंगे इसी पैरा में कि कल्चरल टूरिज्म का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है। कल के न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पर्यटन का अर्थशास्त्र निकला था कि एक साल में अयोध्या में और मथुरा में कितने लोग आए, कितने रुपए का ट्रेड हुआ और कितनी पैरेलल इकोनॉमी उभर करके आई। अभी भी हमारे यहाँ मौसम में होली का मौसम आ रहा है, फिर उसके बाद दिवाली का रहेगा, फिर धनतेरस का रहेगा। तो अभी भी हमारे यहाँ सोना की खरीद हो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर की खरीद हो या इकोनॉमी के बूम करने का हो, तो इसमें हमारे कल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहां भी यही चीजें एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि आपको इसके बारे में सही तरीके से ज्ञान है या नहीं है कल्चरल टूरिज्म के बारे में। तो इस सारे पॉइंट को आप कर देना, एक्सप्लेन करना है। हाउ एंड इन व्हाट वे इज द आइडियोलॉजी ऑफ कल्चरल टूरिज्म ऑपरेटिंग बिफोर अस, मतलब सांस्कृतिक पर्यटन हमें कैसे और किस रूप में प्रभावित करता है, वो सारी चीजें हैं। पहला पैरा हो जाए पहला पन्ना में, तो दूसरे पैरा में आए कि ये जो कल्चरल टूरिज्म है, सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म, मतलब इनके नकारात्मक चीजें भी थोड़ी सी आपको लिखनी होंगी। क्या, हम कहीं भी जाते हैं तो एक तरीके से गंदगी पाते हैं। दूसरा, कहीं भी जाकर के गंदगी फैला देते हैं। तीसरा, लूट मार खूब सारी चीजें होती हैं, मतलब लूट मार या लोगों का भटकना, धोखाधड़ी। चौथा, उसके साथ साथ क्या होता है कि हम वहां जाकर के उनके जो इकोसिस्टम है उसमें छेड़छाड़ करते हैं, उसमें दुष्प्रभाव कायम करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से लूट मार जैसी चीजें होती हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यह धर्म का धंधेबाजी का रूप में भी हमारे सामने आता है। जगन्नाथपुरी वगैरह में जाइए तो पंडे कैसे हाथ से पैसा छीन लेते हैं, मनमानापन चीजें होती हैं। तो अब बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं कहना है, कुछ 4-5 पॉइंट्स देके इस मुद्दे को निपटा देना है। क्या है पहला पॉइंट है कल्चरल कमर्शलिज्म, सांस्कृतिक या कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक वाणिज्यवाद या वाणिज्यकरण। दूसरा कहिए कि इन्वायरमेंटल लॉस बहुत होता है। जहां भी देखिए तीर्थ हैं वहां पे रिसोर्ट बन जाते हैं, होटल बन जाते हैं। वो अलग बात है कि रोजगार नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये सारी चीजें हैं। तीसरा है वही सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होती है। जैसे हरिद्वार में जाइए, इतने लाखों लोग नहाने आते हैं, उनके कपड़े बदलने की जगह नहीं है, उसी में ऐसे रह रहे हैं। मतलब इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या होगा। अब कुछ अन्य और प्रॉब्लम्स, तो ये जो 4-5 निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आप लिख दीजिए। फिर आप तीसरे पैरा में आइए कि कल्चरल टूरिज्म के बारे में क्या करना चाहिए।
तो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट प्लान है थोड़ा सा उनके बारे में बताए हैं। फिर आप उसमें सुझाव दीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इनिशिएट लिया जाए, फिर इसको एजुकेशनल सिलेबस में शामिल किया जाए, फिर अवेयरनेस के माध्यम से इसको एक्टिव किया जाए। अब ये देखिए ना, ये चारों मनगढ़ंत, चारों एक तरीके से सुझावात्मक या सजेशन वाले पॉइंट्स हैं। हाउ डू डेवलप कल्चरल टूरिज्म एंड व्हाट रोल इट कैन प्ले इन द डेवलप्ड इंडिया ऑफ द फ्यूचर, मतलब भारत के भविष्य के विकास में कल्चरल टूरिज्म कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं, आप इसको कहिए और ये लिख करके आगे बढ़ जाइए कि इसको डेवलपमेंट प्लान में इम्प्लीमेंट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहल हो, या फिर एजुकेशनल सिलेबस में इसको पार्ट में शामिल किया जाए, और ये एक तरीके से अवेयरनेस के माध्यम से चलाया जाए। फिर इसका थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट आप कहिए कि भाई कल्चरल टूरिज्म से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इंडिया को एक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन बना सकता है, और भारत का जो अपना हेरिटेज है इसको भी सामने रख सकता है। यही 2 पॉइंट है, यहाँ पर 100 शब्द पर्याप्त हैं, और कंटिन्यू कर दीजिए। कंक्लूजन में, कल्चरल टूरिज्म इज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। सांस्कृतिक पर्यटन अतीत और वर्तमान की एक बीच की कड़ी है। जब आप अयोध्या में जाते हैं और राम मंदिर को देखते हैं तो वहां पर आपको दिखता होगा कि त्रेता युग में श्री राम कैसे जन्मे थे और क्या है कैसे है, और वो सारी चीजें। उसी तरह काशी जाते हैं तो वहां पर चीजें, उसी तरह आप दक्षिण भारत में मीनाक्षी टेम्पल में जाते हैं तो वहां का भी एक अलग चीज है, और भी कई तरह की कुछ चीजें हैं जो उभर के आएंगी। कुल मिलाकर के एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आप कल्चरल टूरिज्म के बारे में अपनी सोच क्या रखे हुए हैं, क्योंकि यह वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है, जैसे मैंने बताया कल के न्यूज़पेपर में भी आया था। ऐसे हो सकता है कल्चरल टूरिज्म के स्थान पर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण, ये भी अगर टॉपिक आ जाए ना तो इसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं लिखना है, यही सारे पॉइंट को एक्सटेंड करके उसमें शामिल कर दीजिए। थॉट्स क्लियर होना चाहिए। अब उसमें अगर आपने कहीं बाबर का नाम, हिंदू मुस्लिम राजनीति, ये सब सारी चीजें डाली तो शायद नंबर कट सकते हैं, क्योंकि अभी आप उतने स्मार्ट नहीं हुए हैं या नहीं हुई हैं कि सारी चीजों को टू द पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकें, और उसमें बायसनेस ना आए, मतलब उसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ना आए। तो क्या फायदा रिस्क लेने से, वही रास्ता अपनाइए जहां पर एकदम आसानी से चीजें लिखी जा सके और नंबर ले लें आप। तो तीसरा ऐसे है, सॉफ्ट पावर के रूप में भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर एज सॉफ्ट पावर। आइए, भारत की संस्कृति विदेशों में कैसे लोकप्रिय है, और विदेशों में भारत की पहचान बनाने में भारत की संस्कृति का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसे का मूल मंत्र यही है। चूंकि यह आईएएस में आ चुका है तो घूम फिर के आईएएस के सवाल 2 साल 3 साल पर उत्तर प्रदेश में आ ही जाते हैं। तो इजी वे में आते हैं, बस वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, यहाँ पर इजी वे में रहता है। यही सारे पॉइंट्स डाल देने हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि एक पावरफुल इक्विपमेंट है जो पूरे वर्ल्ड अपने आप को पूरे वर्ल्ड को इफेक्टेड कर सकता है। पैरा चेंज करेंगे, सॉफ्ट पावर के मेजर एलिमेंट क्या है, की फैक्टर दैट हैव एस्टैब्लिश्ड इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर, मतलब सॉफ्ट पावर के मेजर एलिमेंट क्या हैं, और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया वर्ल्ड को क्या दे सकता है, इंडिया के अंदर है क्या। अब मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया शब्द के जगह पर भारत शब्द का प्रयोग करिए। पहला क्या है, हमारे यहाँ योगा और आयुर्वेद का एक इम्पैक्ट है जो पूरे वर्ल्ड को हम दे सकते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी और हम अपने कल्चर के इम्पैक्ट को दे सकते हैं, भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रभाव। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम का इंपॉर्टेंस है, जो सबका साथ सबका विकास या पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। चौथा है जियो और जीनो दो की विचारधारा, जो मुझे लग रहा है कि भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम किसी को मारने के फिराक में नहीं रहते हैं, और ना हमारी इच्छा है कि पूरा वर्ल्ड हमारे राम को पूजे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा नहीं है। जियो और जीनो दो की विचारधारा, आप जैसे हैं वैसे रहिए और वैसे जिए। ठीक उसी तरह
हमारी बॉलीवुड और उसके फिल्म उद्योग भी इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। हालांकि उत्तर भारत कम ही है, मतलब हमारी फिल्में लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। लेकिन फिल्मों में भी कई सारे पक्ष हैं, लेकिन बस बॉलीवुड शब्द गलत है, भारतीय फिल्म उद्योग ही लिखना चाहिए था। फिर हमारी खान पान शैली की स्वीकार्यता, इंडियन कड़ी, बटर चिकन, और फिर आपका अन्य और चीजें, दक्षिण भारत का इडली डोसा छोले भटूरे जो भी हो, उत्तर भारत दक्षिण भारत, इसकी भी एक पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। फिर उसके साथ साथ 3 करोड़ से भी ज्यादा हमारे एनआरआईज हैं या नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस हैं, उनसे एक पॉजिटिविटी जो पूरी दुनिया में उभरी है, पूरी दुनिया उनके स्किल नॉलेज का एक तरीके से उससे इफेक्टेड है। फिर उसके अलावा डिजिटल और टेक्निकल डिप्लोमेसी, जैसे अभी एआई का कॉन्फ्रेंस हुआ है, पूरी दुनिया हमारे डिजिटल या टेक्निकल डिप्लोमेसी के बारे में एक पॉजिटिव रोल प्ले रखती है या इम्पोर्टेंस रखती है। फिर हमारी कल्चरल एक्टिविटी, हमारे लिटरेचर और कल्चरल जो अन्य और फेयर्स होते हैं, उनका उनका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। जैसे स्पेन में भारतीय संगीत महोत्सव, भारतीय नाट्य महोत्सव और भी चीजें हैं। फिर इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन लाइफ का मैसेज, मतलब हम पशुओं के साथ भी सहज हैं, वन्य जीव संसाधनों के साथ भी सहज हैं। तो ये चीजें हैं। अब इसमें आप 1-2 पॉइंट्स हटा भी सकते हैं या कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, पैरा चेंज करेंगे। सॉफ्ट पावर के लिए कुछ अटेम्प्ट भी हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, 1-2 प्लान हैं जो आप थोड़ा देख सकते हैं। कंक्लूड क्या करेंगे कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली थ्रू दिस। भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इससे ही संभव है। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, वो आप अपने हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते हैं, क्या कैसे किस तरह। यहां मैंने दिया है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ इंडियन कल्चर भी है, इसमें दोनों चीजें मिक्सअप हैं, तो अपने हिसाब से है। मुझे लग रहा है एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। सबसे बड़ी बात है इन सारे पॉइंट को क्रमबद्ध रूप में रखना, पहली बात। दूसरा, क्रमबद्ध रूप से एक्सप्लेन करना। आपके माइंड में वर्ड लिमिट होनी चाहिए कि इंट्रो के बाद दूसरे पैरा में हमें कितने शब्द लिखने हैं। तो एकदम याद रखिएगा, इंट्रो के बाद आपको दूसरे पैरा में 250 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। फिर उसके बाद दूसरे में 250 शब्द लिखिए, यहां भी जो मैंने लिखा है, दोनों हो गए 500, उधर 600, 700, 750, इधर 500, उधर एक 600 और 100 वर्ड इधर लिख दीजिए 700। आई थिंक नॉट मोर देन 700 से ज्यादा वर्ड लिमिट में जाने की कोशिश मत करिए, जाएंगे तो 45 मिनट में ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आई बात समझ में? तो सॉफ्ट पावर के रूप में इतने सारे पॉइंट्स हैं, आई थिंक हो जाएगा। तीसरा ऐसे जो है आपका वो है, चौथा ऐसे है जो भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, रीजनल पार्टी का क्या रोल है, उसके बारे में आपको बताना है। राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है, खासकर उत्तर प्रदेश में तो है ही। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के बगैर राष्ट्रीय राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ भी सोचना असंभव है, या कुछ भी सोचना पावरफुल नहीं हो पाएगा। तो रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, सबसे पहले रीजनल पार्टी इज द इंडिकेटर, या रीजनल पार्टी क्या है? तो रीजनल पार्टी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक इंडिकेटर है। इंडियन पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टी का यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस पहले पैरा को आप एक्सप्लेन करेंगे, पैरा चेंज करेंगे, फिर बताएंगे कैसे और किस रूप में है, मतलब रीजनल पार्टी का रोल भारत में कैसे और किस रूप में, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी पॉलिटी का नॉलेज, थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज और थोड़ा सा आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, और होगा तभी आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न को लिख पाएंगे अथवा लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे
कि रीजनल पार्टी का ओरिजिन कब से माना जाता, तो आई थिंक कांग्रेस के साथ साथ भारत में 80 राजनीतिक दल थे 1947 के पहले। याद रखिएगा कितने, 80 पॉलिटिकल पार्टियां थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, जिसमें 8 तो बड़े नेशनल पार्टियां थी, बाकी सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संघ हुआ करते थे, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। उसी तरह 6 से 7 बड़ी बड़ी मुस्लिम पार्टियां थी, जिनका गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ हुआ। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आप आफ्टर इंडिपेंडेंट ही रखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ये एक्टिव हुआ। फिर रीजनल पार्टी ने ही इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दिया है, या एक तरीके से उसमें स्टेबिलिटी लाए हैं। फिर आप बताइए, रीजनल पार्टी रीजनल टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक इसी तरह रीजनल पार्टी डेमोक्रेसी के रियलिटी को सामने लेके आते हैं। रीजनल पार्टी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं रीजनल पार्टी जो हमारे सामने इंपॉर्टेंस लेकर के आती है कि रीजनल पार्टी का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन के पॉलिटिकल सिस्टम में या भारत की राजनीति में। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस कर लेना है। फिर पैरा चेंज करके बताएंगे कि रीजनल पार्टी डेमोक्रेसी में कैसे एस्टैब्लिश्ड है। अब यहां पर 11th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में चीजें हैं। कश्मीरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, खालसावाद जो अकाली दल है, सामाजिक न्याय बिहार में आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। समाजवाद कभी था, समाजवाद के नाम पर पार्टियां उत्तर प्रदेश में आज भी हैं। पूर्वोत्तर की पहचान, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 7 से 8 पार्टियां हैं जो नॉर्थ ईस्ट के आइडेंटिफिकेशन से जुड़ी हैं। शिवसेना मराठी मानुस उससे जुड़ा हुआ है, या फिर आप एनसीपी जोड़ सकते हैं। आदिवासी अस्मिता झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर बहुजनवाद चरगुंडों की छाती पे लगा दे मुहर हाथी पे बसपा। द्रविड़वाद फिर उसी तरह द्रुमुक द्रविड़ मुनेत्र कर्णम। धरतीपुत्र उसमें आप समाजवादी पार्टी को भी ले सकते हैं। जैसे कई सारी आइडियोलॉजी है। इतने सारे शब्दों का आपके निबंध में लिखा जाना महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर आप लोग नहीं करते, या बाजार में बिकने वाली 100 रुपए वाली जो निबंध की किताबें होती हैं, जिसको पढ़ के उत्तर प्रदेश पीसीएस बनने के ख्वाब को देखता है, वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सारे वर्ड एनसीईआरटी के किताबों में मेंशन है और आपको सबके बारे में लिख देना है कि रीजनलिज्म या क्षेत्रीय दल वाले जो भी संगठन हैं या क्षेत्रीय दल जो भी हैं, उनकी एक अपनी विचारधारा है और वो उसी विचारधारा के आधार पर राजनीति करते हैं या फिर राष्ट्रीय दलों के साथ संधि और समझौते करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको आइडियोलॉजी बताना है कि किस तरह वो डेमोक्रेसी में अपने रोल को एस्टैब्लिश किए हुए हैं। पैरा चेंज करेंगे। अब इनके इंपैक्ट को बताएंगे कि रीजनल पार्टी के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव। तो मैंने आपसे पहले कह दिया है कि 4 पॉजिटिव लिख रहे हैं तो 3 या 2 नेगेटिव लिखिएगा। ये नहीं कि 4 पॉजिटिव लिख रहे हैं और 40 नेगेटिव लिख रहे हैं, नहीं, थोड़ा बैलेंस बनाना जरूरी है। क्या? तो आप पॉजिटिव में बताएंगे कि इंडिया की जो भी डाइवर्सिटी है उसको वो अपना स्टेज दिलाए हैं, इंपॉर्टेंस दिलाए हैं। फिर जो रीजनल इशू हैं उनको ये शॉर्ट आउट करते हैं। फिर ये सोशल जस्टिस को इन्होंने आइडेंटिफाइड किया है या एस्टैब्लिश किया है, और जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको ये नेशनल पॉलिटिक्स में लेके आए, और कहीं कहीं तो ये किंग मेकर की भूमिका में है। बिल्कुल है। बिहार के नीतीश बाबू की पार्टी या आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम को अगर हटा दें तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। तो आज भी यह किंग मेकर की भूमिका में तो है ही। थोड़ा नेगेटिव डालेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी को ऑलवेज कैश कराते हैं, ये ब्लैकमेलर भी हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और ये सिर्फ पावर को गेन करना या सत्ता में आना इनका ही एक मेन एम्बिशन होता है, और सारे जितने भी जो रीजनल इशू हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक क्या यही राजनीति की सच्चाई है। चाहे वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उसका एकमात्र एम्बिशन होता है सत्ता को गेन करना या सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाना। कंक्लूड करिए।
रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स इन इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका अनिवार्य व महत्वपूर्ण है। कुल मिला के इस एसे में देखिए तो हमने बताया है कि भारत की राजनीति में रीजनल पार्टी का क्या रोल है। दूसरा सेक्शन, रीजनल पार्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। तीसरा सेक्शन, रीजनल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। चौथा सेक्शन, रीजनल पार्टी की पॉजिटिविटी क्या है। पांचवा सेक्शन या पांचवा पैराग्राफ, रीजनल पार्टी की निगेटिविटी क्या है। और छठा पैरा, एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी में रीजनल पार्टी की क्या रोल हो सकता है। तो फिर आपका यह ऐसे एकदम बैलेंस होगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी और एग्जामिनर आपको अबव 65% मार्क्स दे देगा। ये ऐसे आपकी थॉट्स को, आपकी नॉलेज की लिमिट को, आपके थॉट्स के सारे डायमेंशन को, फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा ये सारे एस्पेक्ट देख रहा है। और बैलेंस वे में वर्ड लिमिट के साथ आपका अगर ये प्रेजेंटेशन रहता है तो मार्क्स तो मिलने हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आप ना जानते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वही लिखिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले के टॉपिक के ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा। यही मेरी यूटिलिटी है कि एक टीचर आपकी चीज़ों को हर तरीके से सामने रखे और कैसे लिखना है वो आपको बताए। लिखेंगे तो सब लोग, लिखते भी सब लोग हैं, लेकिन वो पॉलिटी का आंसर हो जाता है, वो ऐसे नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी का आंसर नहीं है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ ऐसे है और इसमें आपकी अपनी थॉट आनी चाहिए। अगर आपकी अपनी थॉट, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके इसमें ओवरव्यू करने का एक एनालिटिकल अप्रोच नहीं दिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे जीएस नहीं है, ऐसे जीएस से इफेक्टेड होता है, मोटिवेटेड होता है या कहीं कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड होता है, बट ऐसे जीएस नहीं है। आगे देखिए, डिजिटल पॉलिटिक्स एंड सोशल मीडिया, बहुत अच्छा टॉपिक है। डिजिटल पॉलिटिक्स को लेकर के, डिजिटल पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया दो एस्पेक्ट हैं। एक तो डिजिटल पॉलिटिक्स क्या है और दूसरा सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। तो अगर आप देखेंगे तो एट प्रेजेंट डिजिटलाइजेशन का यह पीरियड एक्टिव है। तो पहला पॉइंट इंट्रो में सबसे पहले आप बताएंगे, पहले दूसरे पैरा में, कि हाउ डिजिटल पॉलिटिक्स इज प्लेइंग एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन आवर लाइफ्स टुडे। मतलब आज डिजिटल राजनीति हमारे जीवन में कैसे प्रभावी है। तो सबसे पहले ऐसे के रूप में आपको लिखना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके इक्विपमेंट कैसे आप डिजिटल पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं या डिजिटल इंडिया, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया के अन्य और इक्विपमेंट। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी से इनका कैसे कनेक्टिविटी है। फिर आप बताएंगे कि एट प्रेजेंट पॉलिटिकल कल्चर इनसे कैसे जुड़ा है। राजनीतिक दलों की बातें, राजनीतिक दलों के मैसेज, राजनीतिक दलों के किसी भी घटना के प्रति उनका नजरिया क्या है, वो कैसे सामने आता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एवरीबडी नोन अबाउट इट। फिर आप बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के जो मैसेज का फ्लो है उसमें यूथ का कैसे पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उससे पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, उससे फेक न्यूज कैसे उभर के आ रहा है, उससे एजेंडा, इससे मिसगाइड कैसे हो रहे हैं लोग, उससे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कैसे चल रहा है। ये सारी चीजें उभर करके सामने आ रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो आप रोज देख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिसे आप रोज रूबरू हो रहे हैं। भारत के किसी कोने में हैं आप, तो भारत के राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ मानसिक संबंध, मेंटली आप जरूर जुड़े होंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, आपकी एक अपनी माइंडसेट है। उसके बारे में आपको कहाँ से न्यूज मिलता है, तो सोशल मीडिया से मिलता है। इस तरह की चीजें हैं जो उभर के सामने आएंगी। फिर उसके बाद से पैरा चेंज करेंगे कि सोशल मीडिया क्या इफेक्ट करता है। तो सोशल मीडिया इस पूरे एक्टिविटी को कैसे
मोटिवेट कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, कैसे डायरेक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि डिजिटल पॉलिटिक्स को वो एक मंच दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। जितने भी इलेक्शन के एक्टिविटी है उसमें तो रिवॉल्यूशन आ चुका है, चुनाव प्रचार में क्रांति आ चुकी है, लोगों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है, डेमोक्रेसी को एकदम ग्रास रूट तक ले जाने का एक मीडियम बना है, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक इक्विपमेंट है, सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन, सोसाइटी में कोरिलेशन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बनते जा रहा है, और सबसे बड़ी बात माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम बन रहा है। अब थोड़ा सा इस 5 पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है पूरे देश में। डिजिटल राजनीति छाया हुआ है, चुनाव प्रचार मतलब इलेक्शन, किस बेस पर बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, आरजेडी को देना है, वो उसके सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ चुका है। लोगों का डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिख भी रहा है, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक लेके जा रहा है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक इंडिकेटर बना है, सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर ये एक तरीके से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या फिर कई के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट के भी एटमॉस्फेयर को भी बन रहा है। जो फेक न्यूज, जो अभद्र टिप्पियां या डीप फेक जैसे 4000 से भी ज़्यादा मामले देखे गए, और पूरे एक तरीके से देखा जाए तो आपके दिमाग को कब्जाया भी जा रहा है। एक एआई से जुड़े हुए सबसे बड़े विद्वान ने एक बात कही कि सोशल मीडिया और तो कुछ नहीं, दिमाग को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, या माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम लेके आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी हैं, तो इसके प्रॉब्लम और चैलेंजेस वही हैं जो साइबर वर्ल्ड के खतरे हैं। तो आप बताइए, मैनेज हो सकता है, और भी कई तरह की चीज़ें, ये पॉइंट आप लोग जानते हैं, और कंक्लूड कर दीजिए कि यह एक कंपल्सरी पार्ट बन चुके हैं। इनको चेंज करना, इनको बदलना, इनको खत्म करना पॉसिबल नहीं है। डिजिटल एक्टिविटीज हैव बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब डिजिटल एक्टिविटीज इसका एक महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। ये इससे आपसे जानना चाहता है कि आपके देश में जो भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं या चुनावी गतिविधियां हो रही हैं, या राजनीतिक दल अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन का जो एक प्रभाव देखा जा रहा है, उसे आप कितना समझ पा रहे हैं। तो न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाना है, न बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाना है। इसमें भी आपने पहले पैरा में बताया कि डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। दूसरे पैरा में आपने बताया कि सोशल मीडिया कैसे इफेक्टिव है। तो सोशल मीडिया में सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आपने यहाँ मेंशन करना है। तीसरे में आपको बताना है कि इसके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, और फिर लास्ट के पैरा या कंक्लूजन में आपको बताना है कि इन दिस टाइम इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यह हमारे जीवन से या भारत की राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्यक्षतः जुड़ चुका है। तो ये बहुत बैलेंस वे में लिखा गया है। एक बार आप इन सारे फॉर्मेट को पढ़ लेंगे और उन्हीं के अनुसार जब लिखना शुरू करेंगे तो 110% है कि आपको 65% मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए, भारत का बढ़ता अंतरिक्ष मिशन, साइंस एंड टेक से आता है, तो हो सकता है सिर्फ अंतरिक्ष मिशन ही लिखते। तो अब आपको इसमें क्या लिखना है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब बात आती है स्पेस प्रोग्राम की या स्पेस मिशन की, तो 1947 के बाद स्पेस मिशन भारत में कैसे शुरू हुआ, स्पेस मिशन को शुरू करने के पीछे हमारे टारगेट क्या था, हमारा अचीवमेंट क्या था, या हमारा देखने का, सोचने का, समझने का अप्रोच क्या था, क्या उससे पॉजिटिव रोल प्ले हो रहा है, क्या हमें अचीवमेंट हो रहा है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, या इंडिया को टेक्निकल साइंस एंड टेक के रूप में वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करने में, या हमारे टैलेंट को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस दिलाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है।
कुछ निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी के चांसेस कम है कि जिस देश में शुद्ध पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, इतनी भूखमरी है, इतने कुपोषण है, वहाँ पर चंद्रयान या शुक्रयान या आदित्य L1 जैसे मिशन का क्या औचित्य। तो उनका भी एक उत्तर है कि हम उसके ऊपर भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसको भी आगे लेके आने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लेवल पर एक एस्टैब्लिशमेंट होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आएगा। और जो हम स्पेस में कई सारे एक तरीके से लॉन्च करते हैं उनके उपग्रह या उनके सारे सैटेलाइट, तो उससे रेवेन्यू भी मिलता है और उसी पैसे का उपयोग हम देश के डेवलपमेंट में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेशन का एक इक्विपमेंट भी है, एक माध्यम भी है और इंडिया को ग्लोबल रूप में एस्टैब्लिश करने का श्रेय अगर किसी चीज को जाता है तो भारत के यूथ की स्किल को जाता है और स्किल के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। भूखे नंगों के देश या सांप सपेरों के देश के रूप में कभी जाना गया भारत आज अगर पूरी दुनिया में इज्जत पाता है या सम्मान पाता है या एक तरीके से सहयोग के लिए दुनिया भर के देश आतुर हैं, तो उसके पीछे हमारा यह स्किल डेवलपमेंट है। तो एआई का वर्ल्ड लेवल का समिट होना हमारे लिए एक गर्व की बात भी है और ये बताया भी जा रहा है कि हमारे यहाँ 30 से 40 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार इंजीनियर्स पड़े हैं जो दुनिया में इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मोटिवेट करने को, डायरेक्शन देने को या लागू करने के लिए तैयार खड़े हैं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। बट नीति आयोग कहता है कि जितने इंजीनियर हैं ना, इसमें 12% ही काम लायक है। वर्ल्ड बैंक ने तो कहा 15% है, लेकिन नीति आयोग ने कहा 15 नहीं 12 ही है, बाकी सब के सब फिल इन द ब्लैंक्स है। भगवान मालिक है। कैसे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले की तरह है। खैर ज़्यादा नहीं बोलना, मैंने जो अभी आपको बोला वो थोड़ा सा वही लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिएगा, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के बारे में लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आपका टारगेट सिर्फ एकमात्र होना चाहिए कि हमको 65% नंबर कैसे मिले, बस लिख के आगे बढ़ जाइए। तो लिखिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारे बढ़ती एक्सेप्टेंस और हमारे आत्मनिर्भर भारत का इंडिकेटर है। फिर आप बताइए, नेहरू जी की सोच, विक्रम साराभाई का नेतृत्व, थुम्बा से कैसे सफर शुरू हुआ और 2026 तक उड़ान। पहले पैरा में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इनिशिएटिव ये लेना है। सेकंड पैरा में आप बताएंगे अचीवमेंट्स क्या रही, तो इसरो का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट रोल या भारत के ग्लोबल फेस को क्रिएट करने में, वर्ल्ड के एक पावर के रूप में एस्टैब्लिश करने में इसरो का रोल। ये 3 पॉइंट है। फिर आप बताएंगे एट प्रेजेंट इसरो क्या कर रहा है, तो उस इसरो की करंट प्लान और फ्यूचर में आप बताएंगे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 या फिर भविष्य की योजना के रूप में गगनयान। ये 4 चीजें हैं जो आपके आंसर में आनी चाहिए कि फ्यूचर प्लान क्या है, कि हम चंद्रमा पे भी जा रहे हैं, मंगल पर भी जा रहे हैं, सूर्य की चीजें खींच, मतलब इसके सिर्फ फिलोसफिकल पार्ट को देना है, टेक्निकल पार्ट नहीं लिखना है कि इसमें ये क्रायोजेनिक इंजन निकला है, इससे ये होता है। कुछ बच्चे ये भी लिख देते हैं तो मेरा सर पीटने का मन करता है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि बाबू सिर्फ इतना लिखो ना कि इसरो के प्रेजेंट करंट इनिशिएटिव का फिलोसफिकल एस्पेक्ट बताओ, तो वो लिख के आते हैं आदित्य L1 में ये लगा है, आदित्य L1 की क्वालिटी ये है। अरे बाप, समझ ही नहीं पाते हैं। फिर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है या इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप बताइए कि इसरो जो भी कर रहा है, सिग्निफिकेंस इसरो एक्टिविटीज होल्ड फॉर इंडिया, व्हाट ग्लोबल इम्पैक्ट कुड दे हैव। तो आप इसमें बताना है कि आर्थिक उपयोगिता, मतलब जो पैसे आते हैं या फिर भारत की जो बढ़ती स्वीकार्यता हो रही है या भारत की जो छवि बन रही है या डेवलपिंग कंट्री में इंडिया को एक लीडरशिप मिल रही है या फिर साइंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण हेतु साइंस या विज्ञान को वरदान बनाने की जो भी चरितार्थ है वो इसरो के अभियान से हो रहा है। तो 4 से 5 पॉइंट इसमें, और कंक्लूड करिए कि इसरो भारत के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, उद्यमिता का प्रतीक है। मैंने कहा कंक्लूड करना ही है तो थोड़े से अच्छे शब्दों में करें। सिंबल्स ऑफ डिटर्मिनेशन, विल पावर, इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया। इसरो इज ए सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ऑन इंडिया। मतलब भारत के दृढ़ संकल्प और भी कई तरह की चीजें। और इसको लिखने के बाद फिर गलगोटिया को ध्यान दीजिएगा कि भारत के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें से 60 to 70% का हाल गलगोटिया की ही तरह है। कुछ वीडियोस भी देखे होंगे गलगोटिया के।
खैर आगे आ जाइए। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर बात करने हैं। तो आपको बता देते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से जो कुछ भी एटमॉस्फेयर इफेक्टेड हो रहा है और उससे जो भी चेंज आ रहे हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो एक ग्लोबल वार्मिंग क्या, ग्लोबल वार्मिंग के इक्विपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग को सामने लाते वर्ल्ड के मैक्सिमम रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग को शॉर्ट आउट करने के प्रयास। तो कोप की बैठकें, आईपीसीसी के रिपोर्ट्स, भारत सरकार की अपनी कुछ पहल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 4 से 5 चीज आपके आंसर में आना चाहिए। और उसी के तहत है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी वो जिसमें धुआं नहीं निकलता, वो वातावरण के लिए नेगेटिव पैदा नहीं करते, मतलब इसमें कोयला नहीं रहेगा, पेट्रोल नहीं रहेगा और भी कुछ नहीं रहेंगे। तो ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, जो पानी से ऊर्जा बनते हैं वो भी है, और हाइड्रोजन एनर्जी भी है। तो इसी में से थोड़े थोड़े चीज़ों को लिख देना है और फिर नीचे पॉइंट में कंक्लूड करना है कि भाई ग्रीन एनर्जी के ये बेनिफिट हो सकते हैं, लॉस तो नहीं है बट कुछ चैलेंज है। फिर मैं बता रहा हूँ, कोयले से जो बिजली बन रही है प्रति यूनिट 2 रुपये खर्च आते हैं, और जो सोलर एनर्जी से बन रही है उसके 20 रुपये से 200 रुपये तक जाते हैं। ये एटॉमिक एनर्जी के अपने खतरे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उभर के सामने आ रही हैं और इसी को एक्सप्लेन कर देना है, कंक्लूड कर देना है। बात समझ में आ गई? वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है और ग्रीन एनर्जी एकमात्र सॉल्यूशन। ये इंट्रो हो गया। फिर आप बताइए सेकंड पैरा में, हाउ इज द क्लाइमेट क्राइसिस बीइंग डिस्कस्ड टुडे एंड हाउ कुड इट इफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी। मतलब क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को कैसे जन्म दे रहा है, क्राइसिस कैसे हमारे सामने आ रहा है, बात चाहे ग्लेशियर के पिघलने की हो या सी लेवल के आगे बढ़ने की हो, उसके बारे में। फिर आप बताइए कि ये इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन सोसाइटी को कैसे इफेक्टेड कर रहा है, पैरा चेंज। फिर उसमें आप लिखिए कि इंडिया और वर्ल्ड इसके इफेक्ट को कैसे सामना करेंगे, थोड़ा सा इसमें भी पैरा चेंज करिए कि ग्रीन एनर्जी क्यों जरूरी है। तो यह एनर्जी हमारे लिए नेसेसरी है कि ग्रीन एनर्जी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ट्रेडिशनल एनर्जी का। फिर इसमें आप चाहें तो कोप की बैठकें, भारत की पंचामृत या नेट जीरो का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा उत्तर में आता है तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि बच्चे को इसके बारे में पता है। कुछ अन्य और चीजें जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको हर जगह लिखने हैं कि हमें प्लांटेशन करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें इनिशिएट करनी है, और कंक्लूड कर दीजिए ग्रीन एनर्जी इज एसेंशियल, ओनली दिस कैन बैलेंस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हरित ऊर्जा आवश्यक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का संतुलन इससे ही संभव। इस पूरे ऐसे के पीछे एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हो। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है ये आपकी समझ है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है पता है, ठीक है। कोप के बारे में पता है, ठीक है। पंचामृत और नेट जीरो, ये 3 शब्द ऐसे होते हैं जिससे किसी भी बच्चे की माइंड सेटिंग, अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग पता लग सकती है। इसमें मैंने जानबूझ के कुछ नेगेटिविटी नहीं दिया जो 2 और 20 रुपए या 200 रुपए का दिया। कारण क्या होता है, जब मैं इसको लिख रहा था तो उस समय दिमाग अलग था, अभी पढ़ा रहा हूं तो इस समय अलग है। हो सकता है आधे घंटे बाद इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूं तो क्रक्स इसका यही रहेगा, पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को आपके साथ कैसे डील करना है GS3 में, GS1 के ज्योग्राफी में और एसए में और इंटरव्यू में। उससे ज्यादा मैं जाऊंगा ही नहीं। आंसर राइटिंग पढ़ाते पढ़ाते मेरे को तो एक बेनिफिट हो गया कि मैंने हर चीज की अपनी लिमिट बना ली कि इसको 150 शब्दों में, इसको 250 शब्दों में, इसको 3 लाइन में और इसको 700 शब्दों में निपटा देना। तो देखिएगा कहीं मैं बहुत ज्यादा लिख के जब पढ़ाता हूं तो डाइवर्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और ऑनलाइन के एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें मैक्सिमम टीचर खुद ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं, और ऑडियंस मतलब जैसे जो आप स्टूडेंट हमें जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे कनेक्टिविटी नहीं होती। बट मेरा मैक्सिमम आपसे कनेक्टिविटी पर ही जोर रहता है कि आप किसी भी तरह इन चीज़ों को तरीके से समझें और बेहतर तरीके से लिखें। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है
कि आप जब इसका प्रिंट आउट लेंगे और मेरे बातों को सुनेंगे तो 110% इसका रिजल्ट आपके माइंडसेट में आएगा। तो बस इसके ऊपर इतना ही। दूसरा ऐसे देखते हैं, भविष्य का विकसित भारत क्या है भाई। तो 2047 में भारत के विकसित भारत की 2047 में भविष्य के विकसित भारत की परिकल्पना रखी जा रही है। आजादी के 100 साल बाद भविष्य का विकसित भारत कैसे और किस रूप में हो सकता है। तो इसके लिए बस आपको इतना जानना है कि भविष्य के विकसित भारत के लिए भारत सरकार की रणनीति क्या है, कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी प्राथमिकताएं हैं, किस प्रकार के प्लान्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है। तो हमारा भारत इतनी जनसंख्या वाला देश है, हम इसको स्किल्ड करेंगे, हम इसको ट्रेंड करेंगे, हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, हम चौथी औद्योगिक क्रांति के अगुआ के रूप में सामने आ सकते हैं, विकासशील देशों का लीडरशिप अपने हाथ में रख सकते हैं और इस तरह हम आत्मनिर्भर होके, स्किल्ड हो करके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के माध्यम से 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए और फिर हंसिए। कितनी अच्छी बात है। यूपीएससी वाले हों या पीसीएस वाले हों, ऐसी चीजें पूछती हैं जिनका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अभी जब इंटरव्यू खत्म हुआ, कल ही खत्म हुआ, तो मैं बच्चे से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इस इंटरव्यू से छोड़ो, क्या सच में 2047 का भारत विकसित हो जाएगा? तो वो थोड़ा सा बच्चा मुस्कुराया, कहा सर आई डोंट नो। फिर एक बच्ची से मैंने पूछा, उड़ीसा की बच्ची थी, उससे पूछा तुम्हें क्या लगता है इंडिया विल गेन डेवलप्ड स्टेट एट 2047? तो वो भी मुस्कुराई, कहा यस वी विल डू, हम लोग इसको कर लेंगे, वी विल अचीव, हम इसको पा लेंगे। और हल्का सा स्माइल मारा। वो भी जानती है, वो भी बच्चा समझ रहा है ये नहीं हो सकता, तो आप भी समझ लीजिए ये हो नहीं सकता। आपका सरोकार सिर्फ 750 शब्दों में लिख के 65% नंबर पाने के लायक होना चाहिए। आपको कागज पे ही भविष्य का विकसित भारत बना देना है। ये अप्रोच लेके चलेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। हृदय से सोचेंगे, अरे यार मोदी सरकार बेवकूफ़ बना रही है, ये भी एक जुमलेबाजी है, पता नहीं भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, वगैरह वगैरह, तो आप फिर सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, आप डिप्लोमेट बन ही नहीं पाएंगे या बन ही नहीं पाएंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर रहता है, आप भी इसको थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें कि हमें सारी चीज़ों को पेपर पे लिख देना है और हमारा एम्बिशन सिर्फ एक होना चाहिए कि अबव 65% मार्क्स कैसे मिले जीएस में या एसए में। आइए नंबर लेने का तरीका बताते हैं। पहले पैरा में बताएंगे, इन दिस टाइम इट इज अ विजन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो डेवलप्ड इंडिया एनालिसिस करेंगे, डेवलप इंडिया का क्या फ्यूचर है, मीन है और व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इन। फिर आप बताएंगे विजन क्या है, विजन का एम्बिशन क्या है और विजन क्यों नेसेसरी है। ये 3 पैरा डिस्कस करेंगे, पैरा चेंज करेंगे। फिर बताएंगे कि डेवलप्ड इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, तो इकोनॉमिक पावर के रूप में, टेक्निकल इनोवेशन के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को चेंज करने में, हेल्थ और एजुकेशन को एम्पावर करने में, आत्मनिर्भर भारत को इंप्लीमेंट करने में, तकनीक का स्वदेशीकरण या स्वदेशीकरण, जो भी तकनीकें हो रही हैं डिफेंस सेक्टर में उसको लेके आने में, सोशल इंक्लूसिवनेस में, यंग लीडरशिप को आगे लाने में। बाबा जी के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यूथ इनोवेशन में, स्किल डेवलपमेंट वाले इंडिया को आगे बढ़ाने में और विश्व गुरु के रोल में भारत की भूमिका हो सकती है। इसमें से 2-4 पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, जो मर्जी है। तो आपको बताना है कि हम भविष्य के विकसित भारत कैसे बनेंगे, तो उसका ये स्ट्रैटेजी है। अभी वो पूछ रहा है बनेंगे, आपसे बनाइए, हाँ बनेंगे। अगली बार पूछेंगे समस्या क्या है, तो आप समस्या बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे। फिर पूछेगा चैलेंजेस क्या है, तो आप चैलेंजेस बताएंगे। या फिर पूछे क्या सच में भी बन जाएंगे हम वर्ल्ड पावर, तो लिखिए हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। हमेशा पॉजिटिव लिखना है और हमेशा बताना है कि हाँ हम बन सकते हैं, बन सकते हैं। और फिर कंक्लूड करिए कि ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन का एक तरीके से यह मिक्सचर है,
जो यह हमारे सामने आया है। दिस अप्रोच ऑफर्स ए ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। सम चैलेंजेस में भी आपको बताना है कि हम इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे विल पावर कितनी है, हमें कितना कोऑपरेशन मिलता है, इसके ऊपर निर्भर है। बस यही इस पॉइंट को लिखिए और फिर मुस्कुराइए कि अगर सभी लोग अपना काम करने लगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। सब जगह चोरी बंद हो जाए, सब लोग अच्छे से काम करें, करप्शन खत्म हो जाए, सबको रोटी मिले, सबको घर मिले, सब चीज़ें ऐसी हो जाएं तो फिर समावेशी विकास, समावेशी भारत या राम राज आ जाए। वो सब किताबों की बातें होती हैं, लेकिन जब आप एक डिप्लोमेट बनने की तैयारी करते हैं अथवा करती हैं तो आपके आंसर में ये फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप बेटर डिप्लोमेट बन जाएंगे। और जिस दिन ये डिप्लोमेसी आप सीख लेंगे, आधा रास्ता तो यहीं से तय हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि भविष्य का विकसित भारत कैसे बनेंगे। आप भी इसको पढ़िए और खुश रहिए। अगला ऐसे है डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ यूपी। यूपी मैंने जोड़ दिया है भविष्य के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका। तो जिस उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की मारामारी है, जिस उत्तर प्रदेश में लोग यही सोचते हैं कि भाई काम का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, इज्जत का मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रशासनिक पद या नेतागिरी होती है, जिस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार लोगों के नस नस में बसा है, जिस उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण इतना जोर पे है, वहाँ के युवाओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये रियलिटी हटाइए। मैं भी उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो मैं वहाँ के समाज की मानसिकता को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूं। अब इस रियलिटी को काट के अलग करिए और बताइए कि हाँ, उत्तर प्रदेश एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य है, कई सारे अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, कई सारे मेजर चैलेंजेस भी हैं, बट हम अपने इस पॉपुलेशन का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे, यही लिखना है। मतलब इतनी बड़ी जो जनसंख्या है वो दुनिया की तकदीर को बदल देगी। कैसे, आइए देखते हैं। पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले चीजों में आप बताएंगे कि स्टेट की क्या कंडीशन है, यूथ कितने हैं, और ये डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर बन सकता है। पैराचेंज, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप है, इनोवेशन है, स्किल डेवलपमेंट में जो यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन, कमर्शियल एजुकेशन में कर रहे हैं, और जो हमारे जितने भी रिसोर्स हैं उनका एक बेहतर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये 4 पॉइंट। मैं पीएचडी होल्डर हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बट मैं रोजगार के लिए क्या मनरेगा में काम करूंगा? रोजगार तो है। क्या मैं फिर आईटीआई में जाऊं या 10,000 रुपए में कहीं काम करूं, फिटर का या इलेक्ट्रिशियन का? क्या करेंगे आप इसमें? ये चीज प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो आप उलझ जाएंगे। मैंने पहले कहा, आपका मोटिव सिर्फ 65% मार्क्स लेके आना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, कमर्शियल एजुकेशन। फिर आप बताएंगे कि यूपी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी लेके आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इनिशिएटिव, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल स्टेट जैसे कुछ इनिशिएटिव्स। मतलब मेजर स्ट्रेटजी ऑफ फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की क्वालिटी, हेल्थ सर्विसेज, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है, और उसके बाद जो माइग्रेशन की मानसिकता है, और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है सोसाइटी की मेंटेलिटी। बहुत कम में ही इसको डिफाइन करना है कि उत्तर प्रदेश की समाज की मानसिकता सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहती है, और इसमें सत्ता समीकरणों से इफेक्टेड होती है, जिसके यूथ उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। सम प्रॉब्लम दैट रिमेन चैलेंज, जो समस्याएं, चुनौतियां बन रही है, कंक्लूड कर दीजिए। क्या करेंगे? ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए नेशन हब ऑफ इनोवेशन। फिर प्ले एन एक्टिव रोल इन डेवलपिंग इंडिया। उत्तर प्रदेश के पास एक स्वर्णिम अवसर है, जिसकी वजह से वो भविष्य के विकसित भारत बनाने में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक ये भी है। दूसरा, प्रदेश इनोवेशन का एक राष्ट्रीय केंद्र बनते जा रहा है, जिससे भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद रखी जा सकती है जनसांख्यिकी क्रांति से। तीसरा, भविष्य के विकसित भारत में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उत्तर प्रदेश तत्पर है। इस 3 में से कोई भी एक कंक्लूजन आप उठा करके रख सकते हैं।
तो ये 9 ऐसे मैंने डिस्कस किया। इस 9 ऐसे 1 घंटे के इस क्लास में 9 ऐसे के लिए माइंडसेट बन गया। अब इसको आप प्रिंट आउट निकालिए, इसी से लिखिए और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे को लिखते कैसे हैं और हमारा तो एकमात्र जोर होता है उत्तर को कैसे लिखें। यहाँ पर हम कंटेंट देके ये नहीं कह रहे हैं कि आप रट लीजिए। इनफैक्ट आप चैट जीपीटी में डालिएगा ना कोई भी ऐसे, तो आपको लिख के वो खुद ही दे देंगे। हो सकता है कुछ टेक्निकल्स नंबर आए, लेकिन मेन थिंग इज दैट कि आपको चीज़ों को कैसे लिखना है, कहाँ इंट्रो डालने हैं, कहाँ कंक्लूजन करने हैं, फिर उसके बीच में कहाँ एक्सप्लेन करने हैं, कहाँ एनालिसिस करने हैं, कहाँ उसको एक्सटेंड करके एक तरीके से कमेंट करना है। यही थॉट है। ये थॉट आपके अंदर डेवलप होना और इसको वर्ड लिमिट में 45 मिनट में लिख के आना। 750 शब्द है, 700 तक आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। यही स्मार्टनेस है। जिस दिन ये चीज़ें आ जाएंगी अबव 65% आप गेन कर लेंगे। नहीं आ पाएंगी तो 100 रुपये की किताब इलाहाबाद से निकलने वाली, माफ़ करिए प्रयागराज से निकलने वाली चीज़ें हैं, उसको आप रटेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश वही पढ़ता है। इनफैक्ट दिल्ली में भी या फिर पटना में भी यही संस्कृति है। कोई मोटिवेट नहीं करता लिखने को, चीज़ों को समझने को। बट आप इस बात को पता नहीं मानते हैं या नहीं मानती हैं, दिल्ली में आज भी राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर हो, बच्चे यहाँ लिखते हैं 45 मिनट में, चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखते हैं और टॉप में वही आते हैं। एक आध रिजल्ट उत्तर प्रदेश के छोड़ दें जो रूरल एरिया इधर आते हैं, तो नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप न होने के अलावा उनके राइटिंग स्किल डेवलप नहीं है, उनका राइटिंग अप्रोच क्लियर नहीं है, वर्ड लिमिट क्लियर नहीं है, कहाँ क्या लिखना है ये नहीं पता। पढ़े सब कुछ है, जानते सब कुछ है, लेकिन उनको नहीं आता है उत्तर कैसे लिखें। 35 पेपर डिस्कस हो रहे हैं। आई थिंक इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर किया है। सब लोग एआई से क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट लिखते हैं, बेहतर प्रयास और कॉपी थमा देते हैं। नहीं, इस पूरे आंसर को ले जाइए और देखिए, यही चीज़ें एग्जामिनर को मिलती हैं। एग्जामिनर यही चीज़ें देखता है और उसके बेस पर मार्क्स देता है। अब मर्जी आपकी, इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा निर्णय आप खुद लीजिए। थैंक यू।